सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। आमतौर पर हम सभी चाहते हैं कि जीवन में कभी बुरा समय ना आए, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो जीवन में जितना उपयोगी है अच्छा समय, उससे अधिक विशेषता और उपयोगिता होती है कठिन समय की, क्योंकि कठिन समय वास्तविकता में एक दर्पण के समान होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का आभास कराता है। इसलिए कठिन समय हो तो उसमें धैर्य रखना उपयोगी होता है। साथ ही जीवन में समय की उपयोगिता और महत्व समझने की आवश्यकता होती है। समय का महत्व जानते हैं, देखते हैं आज का पंचांग और जान लेते हैं क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, मंगलवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो तो एक लक्ष्य बनाना आवश्यक होता है और लक्ष्य को प्राप्त करने में उपयोगी होता है साहस, दृढ़ निश्चय और विश्वास। इसके साथ हमारे सकारात्मक विचार। जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हम नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकता होती है उसके लिए दृढ़ निश्चय और स्वयं पर विश्वास, अर्थात आत्मविश्वास को बढ़ाने की। और हमारे संकल्प के साथ आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होते हैं सकारात्मक विचार। दक्ष उत्थान संपन्नः स्वयंकारी सदा भवेत्, नावकाशः प्रदातव्यः कस्यचित् सर्वकर्मसु। सदा दक्ष, उद्योगपरायण और स्वयं काम करने वाला बनना चाहिए। अपने सभी कर्तव्यों के पालन करने में दूसरे को स्थान या अवसर नहीं देना चाहिए। One must always strive to be skillful, hardworking and self-reliant. One must never give a chance to others to find lapses in your duty. रचनात्मकता और कला जीवन को और भी सुंदर बना देती है। और अगर बात करें नृत्य कला की तो इसका हमारे जीवन में विशेष प्रभाव भी है और महत्व भी। प्राचीन काल से वर्तमान समय तक नृत्य विद्या, नृत्य कला को विशेष महत्व दिया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और समझते हैं नृत्य कला के महत्व को और इसके स्वरूप को। निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरंतरम्। भारत सांस्कृतिक और लोक कलाओं का अद्वितीय देश है। विशेष रूप से नृत्य कला, कथक से लेकर बिहू तक यहाँ पर हर तरह की नृत्य विधा रही है। भारतीय नृत्य कला हमारी संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिबिंब है। मानव जीवन के साथ ही नृत्य का भी जन्म हुआ। प्राचीन कला से ही मनुष्य ललित कलाओं के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति करता रहा है। अतः संगीत के अंतर्गत आने वाली नृत्य कला का भी संबंध मानव जीवन के साथ होना स्वाभाविक एवं आवश्यक है। जीवन की उमंग ही नृत्य है। एलोरा, अजंता, भुवनेश्वर तथा एलिफेंटा आदि की प्राचीन मूर्तियों को देखने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही मानव जीवन में नृत्य व्याप्त रहा है। आज के शास्त्रीय नृत्यों में भी धार्मिक कथाएं पर्याप्त में पाई जाती हैं।
नृत्य कला के इतिहास का सबसे प्राचीन प्रमाण मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों को माना जाता है। पुरातत्व विशेषज्ञ के मतानुसार एक मूर्ति नटराज शंकर की है। यह एक पौरुष मूर्ति है जो पत्थर की बनी हुई है और हड़प्पा से प्राप्त हुई है। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 देशों के शिखर सम्मेलन में 27 फुट की नटराज की सुंदर मूर्ति प्रदर्शित की गई, जो भगवान शिव के नृत्य रूप में विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। दूसरी मूर्ति एक नृत्यरत स्त्री की है, जो कांसे की बनी हुई है। इन दोनों मूर्तियों के मिलने से नृत्य कला के इतिहास में बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश पड़ता है। अतः इन मूर्तियों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य कला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वेदकालीन भारत के समाज में नृत्य कला को धर्म का एक अंग माना जाता था तथा देवी देवताओं की उपासना एवं अर्चना आदि में प्रयुक्त किया जाता था। रामायण और महाभारत काल में भी भारतीय समाज में नृत्य कला को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। रामायण में श्री राम के राज्याभिषेक के समय व स्वयंवर के समय भी लोगों को उल्लासपूर्ण नृत्यों का वर्णन मिलता है। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि महाभारत में तो वीर अर्जुन को नृत्य कला व अन्य ललित कलाओं का ज्ञाता बताया गया है। अज्ञातवास के समय बृहन्नला का वेश धारण कर विराट राजा की पुत्री उत्तरा को उन्होंने नृत्य की शिक्षा दी। महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण की रासलीला तो सुप्रसिद्ध एवं सर्वविदित है ही। नटवर कृष्ण वृंदावन में राधा व गोप गोपियों के साथ यमुना किनारे रास रचाया करते थे। इनसे यह ज्ञात होता है कि रामायण और महाभारत काल में भी भारतीय समाज में नृत्य कला को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूप हैं। इन नृत्य शैलियों का गहरा सांस्कृतिक महत्व है। इसके अतिरिक्त भारत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एक अन्य शास्त्रीय नृत्य शैली छऊ है, जो एक आदिवासी मार्शल आर्ट नृत्य है, जो ज्यादातर ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जाता है। इस प्रकार अब शास्त्रीय नर्तकों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है। ये नृत्य भारतीय विरासत में एक विशेष स्थान रखते हैं और अपने कलात्मक और ऐतिहासिक मूल्य के लिए संजोए जाते हैं। प्राचीन कला से लेकर वर्तमान तक हमारे समाज में नृत्य संगीत को विशेष महत्व दिया है। भारत के विविध शास्त्रीय नृत्यों की अनवरत शिष्य परंपराएं हमारी सांस्कृतिक विरासत की धारा को लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित करती रहेंगी। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीवन को सुगम रूप से चलाने के लिए और उसमें आकर्षण बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि कला को अपने जीवन का एक भाग बना लिया जाए। जीवन यानी सुगम नहीं हो तो उससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक उसी तरह यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। जीवन में छोटी छोटी समस्याएं हैं जो जटिलताओं को बढ़ाती है और जीवन की गति को अवरोधित करती है। सिर दर्द होना एक बेहद आम समस्या है। यदि तेज सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द सुबह के समय होता है और इसकी तीव्रता लगातार बढ़ रही है, तो आम तौर पर व्यक्ति इसे माइग्रेन का दर्द समझकर स्वयं ही दवा ले लेता है और इस बात के लिए इंतजार करता है कि सिर दर्द ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक आम समस्या है। लेकिन यदि आपका सिर दर्द रोज हो रहा है, उसकी तीव्रता बढ़ रही है या सिर दर्द के साथ उल्टी जैसे लक्षण आ रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न कीजिए, क्योंकि ये मस्तिष्क में रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। ऐसी अवस्था में आवश्यक है कि इसकी जांच करवाई जाए और यदि मस्तिष्क में रसौली हो तो उसका सही इलाज करवाया जाए। क्या है इसके अन्य लक्षण और किस तरह से होता है इलाज, आइए समझ लेते हैं। मस्तिष्क की रसौली यानी ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि से उत्पन्न होता है। इसके लक्षण रसौली के आकार, उसकी स्थिति और वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं। जैसे जैसे
रसौली यानी ट्यूमर का आकार बढ़ता है। ये आसपास के मस्तिष्क के ऊतकों पर दबाव बनाता है और उनके कार्य को बदल देता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कई तरह की जटिलताएं हो सकती है। व्यक्ति के सिर में दर्द हो सकता है और संतुलन की समस्या भी हो सकती है। दिमाग में कोई भी रसौली हो या ट्यूमर हो वो खतरनाक है, क्योंकि जब बढ़ती है तो दिमाग में प्रेशर बढ़ता है, उससे आदमी की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। इसलिए कोई भी रसौली हो, छोटी से छोटी, उसका इलाज होना चाहिए। अगर आपको कमज़ोरी आ रही है, दिमाग में दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी के साथ स्पेशली, आँखों में विज़न कम हो रहा है या चश्मा जल्दी चेंज करना पड़ रहा है, मेमोरी डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं और कोई भी ऐसी तकलीफ़ हो रही है जिससे आपको लग रहा है कि आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि दिमाग में कुछ हो सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, स्पेशली न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, और उसके बाद ज़रूरत पड़े तो कंट्रास्ट एमआरआई इसके लिए कराते हैं। ब्रेन ट्यूमर होने पर व्यक्ति के सिर में तेज दर्द, सिर दर्द जो सुबह के समय होता है, सिर दर्द रोज होता है और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उल्टी होना, उल्टी के बाद सिर दर्द कम होना, आंखों की रोशनी कम होना, कमजोरी महसूस होना और दौरे पड़ना जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। मस्तिष्क में होने वाली हर रसौली या ट्यूमर कैंसर युक्त नहीं होता। एमआरआई होने पे हमें शक हो जाता है कि ये कैंसर की तरफ है कि नहीं है, लेकिन कंफर्म करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, चाहे वो बायोप्सी हो या पूरा ऑपरेशन जिसमें रसौली निकालने की कोशिश करें। उसके बाद उसकी ग्रेडिंग होती है बायोप्सी पे, और बायोप्सी में अगर वो कैंसर की तरफ निकलता है तो रेडिएशन दी जाती है और कीमोथेरेपी भी दी जाती है। और रेडिएशन हम गामा नाइफ के द्वारा भी कर सकते हैं, न्यूरोसर्जन करते हैं जो, और प्रॉपर रेडियोथेरेपी जो होती है वो ऑब्वियसली रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करते हैं। अगर बिनाइन आता है या मतलब कैंसर नहीं आता है तो उसको हमें फॉलोअप में रखना पड़ता है। हर 6 महीने 1 साल में एमआरआई करा के देखना पड़ता है कि वो रसौली रुकी रहे। बिनाइन ट्यूमर यानी सौम्य रसौली कैंसर युक्त नहीं होती, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर युक्त होता है। जैसे जैसे रसौली का आकार बढ़ता है, ये मस्तिष्क के अंदर दबाव बढ़ा देता है। इससे मस्तिष्क को क्षति होती है और व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। आवश्यक है कि मस्तिष्क में रसौली के किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न किया जाए और विशेषज्ञ को दिखाया जाए। इलाज की आधुनिक विधियों द्वारा रोगी को ठीक कर उसका जीवन सामान्य बनाया जा सकता है। बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, इनको पूरा निकालने के बाद रिकरेंस की संभावना कम होती है, लेकिन होती है, और फॉलोअप हम कम से कम 10 से 20 साल रखते हैं, क्योंकि 15 से 20% चांस है कि वो रिकर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो कैंसर के पेशेंट हैं वो 100% रिकर होंगे, सिर्फ समय की बात है कब रिकर करेंगे। तो अगर कैंसर बहुत ज़्यादा है तो वो तो 2-3 महीने में भी रिकर कर सकते हैं, कम कैंसर है तो 2-3 साल 5 साल के बाद रिकर कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ये समझाना चाहता हूँ कि फॉलोअप में होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको सुबह के समय सिर में दर्द होता है, लगातार तेज सिर दर्द रहता है, सिर दर्द की तीव्रता बढ़ रही है, तो इसे माइग्रेन का दर्द समझकर सिर्फ दवा लेकर नजरअंदाज न करें। इसके लिए अवश्य एक विशेषज्ञ को दिखाएं और जांच करवाएं, क्योंकि ये सिर दर्द मस्तिष्क में रसौली का लक्षण हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और यदि आप रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं तो आवश्यक है कि योग को अपने जीवन में शामिल किया जाए। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और ये 21 जून को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग न सिर्फ स्वास्थ्य को ठीक रखता है बल्कि जीवन दर्शन प्रदान करता है, जीवन को संयमित बनाता है, शरीर, मन और आत्मा का साक्षात्कार कर परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ता है। इस संपर्क को बरकरार रखने के लिए अपने योग को जीवन में शामिल कीजिए और अपने जीवन को योग में बनाइए। आज से हम शुरू कर रहे हैं विशेष प्रभाग योग मंत्र। तो आज है योग के प्रवर्तक मुनि पतंजलि को याद करने का दिन। आइए देखते हैं क्या है आज का योग मंत्र।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों में सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। I bow down with folded palms to sage Patanjali, the most exalted among the contemplative sages, which has removed impurity of the mind content through yoga, of speech through grammar, and of the body through Ayurveda. एक संतुलित मन, प्रसन्न चित्त जीवन को सुगम, योग्य और सार्थक बनाता है। तो योग को किस तरह से अपने जीवन में शामिल कर अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक अल्प विराम। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्तमान युग और वर्तमान जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसमें व्यक्ति को हर कदम पर प्रतिदिन कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम सभी के मन में एक ही भाव होता है, एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसा मन, एक ऐसी शक्ति और एक ऐसा मंत्र हो जिससे हमें सहयोग मिल सके और शक्ति प्राप्त हो, जिससे दैनिक चर्या की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके। तो इसमें योग बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि योग को अपने जीवन में शामिल करने के लिए बहुत अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिदिन कुछ समय यदि योग को दिया जाए, 1 घंटा यदि आप योग के लिए लगाते हैं, तो बाकी 23 घंटों की जो उपयोगिता है वो दुगनी हो जाती है। ऐसे लोग जो अभी तक योग से दूर हैं लेकिन योग को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, योगिक जीवन जीना चाहते हैं, योग को कैसे आप अपने जीवन में ला सकते हैं और कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, आइए समझ लेते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो शुरुआती दौर में यानी बिगिनर्स के लिए अति उपयोगी हो सकती है। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। योग की साधना बहुत लोग करना चाहते हैं, लेकिन एक प्रश्न जो मन में बार बार उठता है वो ये कि हम कैसे शुरू करें, हाउ डू वी स्टार्ट। यानी कौन से ऐसे आसान सी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं जिनसे हम घर पर ही थोड़ा बहुत अभ्यास कर लें, थोड़ा स्पाइन को स्ट्रेच कर लें, ट्विस्ट कर लें, बेंड कर लें, थोड़ा रेस्पिरेशन को बेटर कर लें। तो बहुत सरल से कुछ अभ्यास हम आज आपको बता रहे हैं जो आप घर पर ही, और ये निरापद प्रैक्टिसेस है। निरापद मीन्स एवरीबडी कैन डू, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे पहला अभ्यास जो आपको करना है वो है विरेचन गति का अभ्यास। तो विरेचन गति के लिए मेडी पंजे को मिला लेते हैं, हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देते हैं। यहाँ पर हाथों को ला करके सांस भरते हुए हाथों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए वापस लाना है प्रेशर के साथ। और यहाँ हमारी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स हैं जिन्हें हम मनोवाह नाड़ियाँ कहते हैं। तो मनोवाह नाड़ियों पर पड़ने वाले प्रेशर को फील करना है। एक बार देखिए कैसे करेंगे। इस स्थिति में आना, ऐसा आप 50 बार कर लीजिए। फिर दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को खोल दीजिए,
3 बार लंबा गहरा सांस लेना, हाथों को वापस ले आए, आपस में मिला दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। ये 50 एक्सलेशंस का एक राउंड है। आप बढ़ाते बढ़ाते 4 राउंड तक शुरू में कर लीजिए, फिर बढ़ाते बढ़ाते इसको 8 राउंड तक ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। यहीं से फिर हम ले लेते हैं मृणाल आसन का अभ्यास। यानी आपने रेस्पिरेशन कर लिया, आपने शरीर को स्ट्रेच कर लिया, अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला लेना, लोटस जैसी पोजीशन हो जाएगी। और गहरा सांस भरते हुए हम अपने लेफ्ट साइड बेंड हुए, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए राइट साइड, सांस छोड़ते हुए वापस, पूरे शरीर को खींच दिया, हाथों को वापस ले आए। इसको भी 4 बार दोहरा लीजिए। और लास्ट अभ्यास जो है वो स्कंधासन का अभ्यास है। इस तरह से हम खड़े हुए हाथों को ऐसे सामने लाए, हथेलियां एक दूसरे की ओर रुक किए हुए होंगी। पहले लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करेंगे ऐसे कि राइट हथेली लेफ्ट कंधे को छू जाए, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस भरते हुए ट्विस्ट करना है, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए दूसरी ओर से ट्विस्ट करना, सांस छोड़ते हुए वापस, हाथों को वापस ले आए, हाथों को मिला लें, शरीर को ढीला छोड़ लें। ये बहुत सरल सी कुछ प्रैक्टिसेस हैं इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। आप इनसे आरंभ कीजिए, बाकी आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई प्रैक्टिसेस आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं। नमस्ते। योग जीवन को सार्थक बनाता है और जो गुण हैं वो जीवन की उपयोगिता बढ़ाते हैं। शिष्टाचार और सम्मान, सदाचार, ये ऐसे तमाम गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर उतारने चाहिए, जिससे जीवन बेहतर बनता है। तो आइए आज संस्कृत पाठशाला में सीखते हैं कि नमस्कार के शिष्टाचार के वो कौन से शब्द हैं और उनको कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। स्वागतमस्ते सर्वेषां संस्कृत पाठशालायां। नमो नमः। नमः इस शब्द को आप बार बार संस्कृतज्ञों और संस्कृत प्रेमियों के मुख से सुनते रहे होंगे, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं। हम जब किसी से मिलते हैं तो शिष्टाचार का प्रदर्शन करते हुए यह शब्द कहते हैं, अर्थात नमो नमः कहते हैं, जिसका अर्थ है बार बार नमस्कार है। तो आज संस्कृत की पाठशाला में बात संस्कृत में स्वागत करते हुए नमस्कार से जुड़े वाक्यों के प्रयोग की। जैसे मैं आप सभी से अभी संवाद आरंभ कर रहा हूं, तो मैं संस्कृत में कहूंगा नमो नमः अहमस्मि नारायण दत्तः। आप भी ऐसे ही इसी वाक्य का प्रयोग करते हुए संस्कृत में संवाद का आरंभ कर सकते हैं। इसके लिए केवल आपको नारायण दत्तः की जगह अपना नाम जोड़ना है, यानी अपने नाम को रखना है। जैसे यदि आपका नाम है नरेंद्र या यशोदा, तो आप कहेंगे नमो नमः अहमस्मि नरेंद्रः या नमो नमः अहमस्मि यशोदा। ऐसे ही आप अपने नाम को जोड़ते हुए इस वाक्य के प्रयोग के साथ नमस्कार और अपना परिचय संस्कृत में प्रस्तुत करना सीख सकते हैं। इस आरंभिक औपचारिक शिष्टाचार को हम नमो नमः की जगह नमस्कारः इस संस्कृत शब्द के प्रयोग के साथ भी ऐसे कह सकते हैं, नमस्कारः अहमस्मि नारायण दत्तः। आप भी इसी वाक्य संरचना का प्रयोग करते हुए संस्कृत में अपने नाम को जोड़कर नमस्कारः इस शब्द के साथ औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कहना होगा नमस्कारः अहमस्मि आपका नाम, जैसे नमस्कारः अहमस्मि गवीशः, नमस्कारः अहमस्मि नीतीशः, नमस्कारः अहमस्मि गौरी, नमस्कारः अहमस्मि लता। ऐसे ही कई वाक्य, यानी आप अहमस्मि के बाद अपना नाम जोड़ सकते हैं। वैसे नमो नमः और नमस्कारः के अतिरिक्त भी हमारे पास कई संस्कृत शब्द हैं जिनसे नमस्कार का अर्थ निकलता है, जैसे अभिवादये या अभिवादनम, वंदे या वंदनम, प्रणमामि या प्रणामः, नमस्यामि या नमनम। तो आइए इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कुछ और संस्कृत वाक्यों का अभ्यास कर लेते हैं। अभिवादये अहमस्मि पत्रकारः, अभिवादनम या अभिवादनमस्तु अहमस्मि लेखकः। और अभिवादन के बाद अब वंदन शब्द के साथ करते हैं वाक्य प्रयोग, वंदे अहमस्मि संस्कृतानुरागी। ऐसे ही वंदनम या वंदनमस्तु अहमस्मि प्रशिक्षकः। एक और शब्द है प्रणाम।
तो इसे आधार बनाकर वाक्य बना लेते हैं। प्रणमामि अहमस्मि पुस्तक प्रियः। प्रणामः या प्रणामः अस्तु अहमस्मि क्रीडा प्रियः। अब एक और शब्द नमन को लेकर करते हैं वाक्य प्रयोग। नमस्यामि अहमस्मि दूरदर्शन संदर्शकः। वारं वारं नमनम या वारं वारं नमनमस्तु अहमस्मि कार्यक्रम समन्वयकः। तो अब आप नमो नमः, नमस्कारः के प्रयोग के साथ ही इन शब्दों को लेकर भी औपचारिक शिष्टाचार का निर्वाह कर सकते हैं संस्कृत में। इसके लिए आप बस करते रहें आज बताए गए शब्दों को लेकर संस्कृत वाक्यों का अभ्यास। और अभी मुझे दीजिए अनुमति। पुनर्मिलामः। नमो नमः। ज्ञान से जीवन की बेहतर समझ प्राप्त होती है। यदि समझ में मतभेद हो तो रिश्तों में अनबन का कारण बन सकता है। कहा जाता है कि संबंध जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना। आजकल इस बात को लेकर मतभेद रहते हैं कि कौन सही है और कौन गलत। तो वास्तविकता में ये समझना है कि हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। इसलिए अगर आप योग को अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को दूर रख सकते हैं, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और एक साधक बन सकते हैं वर्तमान युग में। अगर आपने अभी तक योग को अपने जीवन में शामिल नहीं किया है तो आज से ही योग का प्रतिदिन अभ्यास शुरू करें और एक यौगिक जीवन जिए। योगी बने, उपयोगी बने और सभी के लिए सहयोगी बने। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।